हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत में खुफिया एवं जांच एजेंसियों के बारे में आपसे चर्चा करें। निश्चित रूप से सुरक्षा संपूर्ण विश्व स्तर पर एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। विश्व सुरक्षा चाहे आंतरिक स्तर पर हो अथवा बाह्य स्तर पर, सभी देशों में सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है। निश्चित रूप से सुरक्षा के उच्च मानदंड सभी देशों की परम आवश्यकता है। इस संदर्भ में आज का अध्ययन का जो मुख्य विषय है वह खुफिया एजेंसियों के संदर्भ में है, जांच एजेंसियों के संदर्भ में है और साथ ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि खुफिया और जांच एजेंसियों के साथ साथ जो प्रवर्तन से संबंधित अभिकरण हैं, जिनकी स्थापना भारत में सुरक्षा मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है, निश्चित रूप से एक बड़ा अध्ययन है। जब हम खुफिया एवं जांच एजेंसियों के बारे में चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता होती है कि खुफिया एजेंसियां क्या हैं, साथ ही जांच एजेंसियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां ये ऐसी एजेंसी हैं जो किसी भी देश में सुरक्षा के संदर्भ में उच्च मानदंडों को स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित होती है। जब हम सुरक्षा एजेंसियों की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है, खुफिया जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही यदि कोई घटनाक्रम आयोजित हुए हैं, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ घटनाक्रम हो, अलगाववाद से संबंधित प्रकार का घटनाक्रम हो, अलगाववाद से संबंधित प्रकार का घटनाक्रम हो, जातीय संघर्ष को लेकर या फिर सांप्रदायिक दंगे आदि का आयोजन हुआ हो, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी देश में उत्पन्न हो रही होती है। विशेषकर भारत की जब हम बात करते हैं, भारत में सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ये दो ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर देश में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को स्थापित किया जा सकता है। निश्चित रूप से हम इस बात का यहां पर अध्ययन कर रहे हैं कि सुरक्षा, विशेषकर आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत की सरकार के स्तर पर जिन एजेंसियों को स्थापित किया गया है, जिन एजेंसियों की भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन एजेंसियों को लेकर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में केंद्र के स्तर पर जो एजेंसियां स्थापित हैं सुरक्षा के संदर्भ में, सुरक्षा को स्थापित करने, सुरक्षा को बनाए रखने और संपूर्ण विकास को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिन खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों की स्थापना की गई है, उनका अध्ययन करते हैं। देखिए यहां पर खुफिया, इसको हम इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, जो वास्तव में इंटेल शब्द से बना है। इंटेल, जिसका कि सीधा संदर्भ जो है सूचना से है, जानकारी से है, इंफॉर्मेशन से है। यानी कोई भी घटनाक्रम जो सुरक्षा को चुनौती देने से संबंधित होते हैं, यदि ऐसे घटनाक्रम के संदर्भ में पहले से जानकारी उपलब्ध हो जाए, पहले से हमें सूचना उपलब्ध हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे घटनाक्रम को घटना होने से पूर्व ही उसे काउंटर किया जा सकता है, उसे प्रतिसंतुलित किया जा सकता है, घटना की संभावना को दूर किया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घटनाक्रम घटित हो गया हो, निसंदेह उसकी जांच की आवश्यकता होती है। घटना क्यों घटित हुई है, सुरक्षा को यदि चुनौती मिली है
तो ऐसी चुनौती के पीछे क्या कारण है? चुनौती किन कारकों से दी गई है? चुनौती के पीछे की मुख्य भूमिका क्या है? वे कौन से संगठन, वे कौन से लोग हैं, वे कौन से व्यक्ति हैं जो सुरक्षा के संदर्भ में चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं? इन तमाम बातों की जानकारी हमें इंटेलिजेंस से प्राप्त होती है। हम इस प्रकार की एजेंसी को खुफिया एजेंसी के रूप में जानते हैं, और जब कोई घटनाक्रम घटित हो जाते हैं तो उन घटनाक्रमों की जांच करने की आवश्यकता होती है, घटनाक्रम के वजहों तक जाने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से इससे संबंधित जो एजेंसियां हैं उन्हें हम जांच एजेंसियों के रूप में जानते हैं। यानी भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो खुफिया और जांच से संबंधित अनेक एजेंसियों की स्थापना की गई है। लेकिन इन एजेंसियों को हम समझने से पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में खुफिया एजेंसी हम किसे कहते हैं, जांच एजेंसी हम किसे कहते हैं, साथ ही कुछ प्रवर्तन से संबंधित भी अभिकरणों की स्थापना की गई है। तो प्रवर्तन से संबंधित एजेंसियां क्या है? कहने का आशय कि सुरक्षा के संदर्भ में जो जांच एजेंसियां हैं उनकी 3 कैटेगरी हो सकती है। सुरक्षा एवं जांच एजेंसियां, और अगर इस संदर्भ में हम देखें तो जो खुफिया एजेंसियां हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूप में जानते हैं, तो इस संदर्भ में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। राइट डाउन। खुफिया एजेंसी ऐसे अभिकरणों को कहा जाता है जो विभिन्न स्रोतों से शीर्ष स्तर की खुफिया जानकारी एकत्रित करने, विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी एकत्रित करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर समझिएगा, भारत में ऐसे अभिकरणों को खुफिया एजेंसी के रूप में हम पहचानते हैं। ऐसे अभिकरणों को खुफिया एजेंसी के रूप में हम परिभाषित करते हैं जो विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों से, बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं जहां से हमें इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त होता है, जहां से हमें घटनाक्रम के वास्तविक स्रोत उपलब्ध होते हैं। तो जो घटना घटित होने वाली है या जो घटना घटित हुई है उसके वास्तविक स्रोत को प्राप्त करने की जवाबदेही जिन एजेंसियों के ऊपर होती है, हम ऐसे एजेंसी को खुफिया एजेंसी के रूप में चिन्हित करते हैं। आगे लिखिएगा, गहन जांच और सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए, गहन जांच और सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट एजेंसी तैनात की जाती है। एक विशिष्ट एजेंसी तैनात की जाती है। यानी जितने प्रकार के क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में इंटेलिजेंस इनपुट को प्राप्त करने के लिए अलग अलग एजेंसियां कार्य करती है। आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, हमारे सामरिक क्षेत्र हो सकते हैं, या फिर कोई राजनीतिक क्षेत्र भी हो सकता है, आम जनों से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है,
या फिर आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां होती हैं, तो जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग एजेंसियां कार्य करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट प्रकार की एजेंसी को जवाबदेह ठहराया जाता है, विशिष्ट प्रकार के एजेंसी को कार्य सौंपे जाते हैं। कहने का आशय है कि ये जो खुफिया एजेंसियां हैं वे ऐसे एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे अभिकरण के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं जिससे सुरक्षा को चुनौती देने से संबंधित कोई घटनाक्रम या तो घटित हुई हो या घटित होने की जहां पर संभावना व्यक्त की जा रही हो, ऐसे घटनाक्रम के वास्तविक स्रोत के बारे में आसूचना को प्राप्त करने से संबंधित एजेंसी को ही हम खुफिया एजेंसी के रूप में जानते हैं। तो खुफिया एजेंसी की जो जवाबदेही है भारत में सुरक्षा के उच्च मानदंडों को प्राप्त करने से संबंधित है, और ये खुफिया एजेंसियां प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट एजेंसी के रूप में तैनात की जाती है। यानी हर सेक्टर के लिए अलग अलग एजेंसी को गठित किया जाता है, अलग अलग एजेंसी को दायित्व सौंपे जाते हैं। अगर हम भारतीय खुफिया एजेंसियों के बारे में कहें तो भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वे आंतरिक और बाह्य, ये दो मुख्य स्रोत होते हैं जहां से सुरक्षा को चुनौती मिलती है। तो यहां पर आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, ये जो दो मुख्य बड़े कारक हैं, इस संदर्भ में अलग अलग खुफिया एजेंसी कार्य करती है। अगर आप आंतरिक सुरक्षा की बात करें, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सूचना को प्राप्त करने की बात करें तो इसके लिए हमारे यहां पर आईबी की स्थापना की गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई है। और बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में बाहरी देशों से यदि किसी प्रकार की हमें चुनौती प्रदान करने की संभावना व्यक्त की जा रही हो तो ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सूचनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसी सूचनाएं हमें कहां से प्राप्त होंगी? ऐसी सूचनाओं के वास्तविक स्रोत तक पहुंचने के लिए जिस एजेंसी की स्थापना की गई है वह रॉ के रूप में जानी जाती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और यहां पर देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो जो आईबी है वो आंतरिक खुफिया एजेंसी है और आपका रॉ बाह्य खुफिया एजेंसी है। आईबी का रोल कहां पर होगा? आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में यदि कोई चुनौती प्रस्तुत की जा रही है, ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए आईबी को लगाया था, आईबी का गठन किया गया है। और यदि चुनौती बाह्य प्रकार की है, रक्षा के संदर्भ में बाह्य कारकों की भूमिका हो, तो बाह्य कारकों की भूमिका तक पहुंच स्थापित करने के लिए जिस एजेंसी को उत्तरदायी ठहराया गया है, जिस एजेंसी को स्थापित किया गया है, उसे हम रॉ के रूप में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रूप में जानते हैं। तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, भारतीय खुफिया एजेंसी को आंतरिक और बाह्य, भारतीय खुफिया एजेंसी को आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को, दोनों प्रकार की गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को देखने की शक्ति प्राप्त है, देखने की शक्ति प्राप्त है। अब हम इसकी श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। खुफिया एजेंसियों की जो श्रेणियां स्थापित हैं हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल में जो खुफिया एजेंसियां हैं ये आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर स्थापित है, दोनों स्तर पर ये कार्यशील होती है, दोनों स्तर पर सुरक्षा के संदर्भ में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आंतरिक और बाह्य ये दो मुख्य कारक हैं, इसलिए आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और बाह्य सुरक्षा एजेंसी ये दो बड़ी श्रेणियां हैं खुफिया एजेंसियों की। और जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा भी किया कि जो
आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है या आंतरिक खुफिया एजेंसी है, इस संदर्भ में आईबी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और भी बहुत सारी एजेंसी हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक चर्चा करेंगे। और यदि आप बाह्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो बाह्य सुरक्षा या खुफिया एजेंसी के रूप में जो मुख्य रूप से स्थापित अभिकरण है, उसमें जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा था, रॉ जैसे संगठन, रॉ जैसे अभिकरण की स्थापना की गई है। तो यहां पर आप नोट कीजिएगा, लिखेगा श्रेणियां। भारत में खुफिया एजेंसियों की कई श्रेणियां हैं जो सुरक्षा मामलों जो सुरक्षा मामलों जैसे काउंटर काउंटर करने का मतलब होता है प्रति संतुलित कर देना, यानी जैसे को तैसे के रूप में जवाब देना। काउंटर, इंटेलिजेंस और आतंकवाद विरोधी मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आतंकवाद विरोधी मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब आप देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासकर जो खुफिया सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनकी मुख्य भूमिका 3 क्षेत्रों में होती है। या आप कह सकते हैं कि जो खुफिया एजेंसी हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की जवाबदेहियों से युक्त होती है। काउंटर काउंटर की जवाबदेही इनके पास होती है, यानी जितना प्रतिघात भारत के ऊपर होने वाला है या जितना प्रतिघात भारत सरकार के विरोध में होने वाला है, कम से कम उतना या उससे अधिक तीव्रता के साथ उस पर प्रहार करना, इसे हम काउंटर के रूप में समझते हैं। दूसरी बात, इंटेलिजेंस यानी खुफिया, और इसको हम खुफिया को ही यहां पर हम आसूचना के रूप में भी जानते हैं। आसूचना, तो यहां पर काउंटर, इंटेलिजेंस और साथ ही टेररिज्म से जुड़े हुए जो मामले हैं, ये 3 प्रकार के मुख्य क्षेत्र होते हैं जहां पर खुफिया एजेंसियों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। तो आतंकवाद विरोधी जो मामले हैं, काउंटर, खुफिया या आसूचना और आतंकवाद विरोधी मामले, ये 3 मुख्य विषय होते हैं। ये 3 बड़े क्षेत्र हैं जहां पर खुफिया एजेंसियों को अपनी जवाबदेही का निर्वहन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दर में इसी आधार पर खुफिया एजेंसियों को श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। आगे लिखिएगा, भारत की खुफिया एजेंसियों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आंतरिक सुरक्षा एजेंसी, और नंबर 2, बाह्य सुरक्षा एजेंसी। और जैसा कि हमने कहा कि आंतरिक सुरक्षा एजेंसी का एक बड़ा उदाहरण, बल्कि सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, आईबी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईबी। और दूसरा है बाह्य सुरक्षा एजेंसी, जिसे कि हम रॉ के रूप में जानते हैं, RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट पॉइंट, आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसी आंतरिक भारतीय खुफिया एजेंसी है, एक ऐसी आंतरिक भारतीय खुफिया एजेंसी है जो घरेलू स्तर पर कार्य करती है,
जो घरेलू स्तर पर कार्य करती है तथा देश में रहकर सूचना और जानकारी यानी ज्ञान, सूचना और जानकारी एकत्रित करती है। तो यहां पर आईबी की स्थापना कहां पर की गई है, इसका कौन सा क्षेत्र होगा? क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है, आंतरिक खुफिया एजेंसी है, इसका गठन, इसकी स्थापना देश के अंदर की गई है। आईबी का जो कार्य क्षेत्र है वो देश के अंदर होगा, देश की सीमाओं के अंदर होगा। यानी जब भी आप सुरक्षा की बात करते हैं तो सपोज दैट देश की सीमा इस पर निर्धारित है, तो आंतरिक सुरक्षा एजेंसी सीमा के अंदर रहकर कार्य करती है। आंतरिक सुरक्षा एजेंसी का जो क्षेत्र होगा वो कहां से कहां तक होगा? देश की सीमाओं तक, देश की सीमा के अंदर तक का क्षेत्र आंतरिक सुरक्षा एजेंसी का होगा। यहीं पर आईबी जैसी संस्था कार्यशील होती है। जबकि देश के ऊपर बाह्य स्रोतों से यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिघात होने की संभावना व्यक्त की जा रही हो, कोई सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत होने की संभावना देखी जा सकती है, तो इसके लिए बाह्य सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की गई है। और यह बाह्य सुरक्षा एजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण आपका रॉ है। यानी अगला पॉइंट हम रॉ के बारे में आपको लिखवाएंगे। रॉ क्या है? तो बाह्य सुरक्षा एजेंसी भारत की बाह्य सुरक्षा एजेंसी है जो भारत की सीमा से बाहर के स्रोतों से भारत की सुरक्षा को चुनौती प्रस्तुत करने पर रोक लगाने से संबंधित अथवा इस प्रकार की चुनौती के मामले में आज सूचना एकत्रित करने के लिए जवाबदेह होने वाला जो संगठन है, जवाबदेह ठहराए जाने वाला जो एजेंसी है, या जिस एजेंसी के द्वारा इस प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है, हम उसे रॉ के रूप में जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रूप में हम उसे जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, लिखिएगा रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे मुख्य रूप से रॉ कहा जाता है, भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है। भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है तथा देश से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित कुछ मामलों के संबंध में, देश की सुरक्षा से संबंधित कुछ मामलों के संबंध में बाहरी खुफिया जानकारी एकत्रित करती है, बाहरी खुफिया जानकारी एकत्रित करती है, खुफिया जानकारी एकत्रित करती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां ये दो अलग अलग नेचर की एजेंसियां होती हैं। तो हमारा समझने का प्रयास होगा कि खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों के बीच मुख्य अंतर क्या है, कौन सी एजेंसी खुफिया एजेंसी के रूप में और किस प्रकार की एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में हमें समझना है। हालांकि एकदम एग्जैक्ट अंतर को स्थापित करना थोड़ा सा दुरूह कार्य है, कारण कि जो जांच एजेंसी है उसके पास भी खुफिया का कार्य जुड़ा होता है, और जो खुफिया एजेंसियां होती है कहीं न कहीं वही एजेंसी भी कुछ न कुछ मामले में कुछ कुछ विषयों के संदर्भ में जांच जैसे कार्यों से जुड़ी होती है। फिर भी जो मुख्य अंतर दोनों एजेंसियों के बीच है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। तो एक हेडिंग बना लीजिएगा, खुफिया एवं जांच एजेंसियों में अंतर।
खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी में क्या अंतर है? खुफिया एजेंसी एवं जांच एजेंसियों में अंतर। देखिए, कोई भी देश हो, सुरक्षा को लेकर चुनौती प्रत्येक देश में मिल रही होती है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहां पर दोनों एजेंसियों के बारे में नहीं कहा सकता कि किसकी भूमिका ज्यादा या किसकी भूमिका कम होती है। दोनों एजेंसियों की भूमिका को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया। अगर हम इसके बीच के बेसिक अंतर को समझने का प्रयास करें तो ऐसी जांच एजेंसी जो आज सूचना के दायित्व तक सीमित हो, यानी जो आज सूचना यानी इंटेलिजेंस जैसे कार्यों से जुड़ी हुई एजेंसी हो, हम इस प्रकार की एजेंसी को खुफिया एजेंसी के रूप में जानते हैं। और आसूचना का मतलब क्या है? ज्ञान से, जानकारी से, यानी एजेंसी का जो संबंध है वो किसी प्रकार की गुप्त सूचना को प्राप्त करने से संबंधित प्रकार के दायित्व निर्वहन की ये एजेंसी होती है। कारण कि जब भी सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती प्रस्तुत की जाती है तो उससे संबंधित सूचना को प्राप्त करना, यानी घटना घटित होने से पहले इस प्रकार की प्लानिंग को लेकर सूचना को प्राप्त करने के लिए जिस एजेंसी की स्थापना की गई है, जिन एजेंसियों को इस प्रकार के दायित्वों से युक्त बनाया गया है, हम उन सबको खुफिया एजेंसी के रूप में जानते हैं। ऐसी एजेंसी को कार्रवाई करने का तो अधिकार है, परंतु कार्रवाई के संदर्भ में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार खुफिया एजेंसियों के पास नहीं होता। यानी गिरफ्तारी के लिए अलग एजेंसी का गठन किया गया और ऐसी एजेंसियां जो आसूचना के साथ साथ जिनके पास गिरफ्तारी संबंधी शक्तियां प्राप्त होती है, यानी वैसी एजेंसी जो सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के बारे में जांच पड़ताल करने के साथ साथ चुनौती देने वाले शख्सियत को, व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति अगर है तो हम इस प्रकार की एजेंसी को, हम इस प्रकार की खुफिया एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में जानते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जांच के साथ साथ जांच भी करने का अधिकार होगा और गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। ये दोनों प्रकार के दायित्व, ये दोनों प्रकार के अधिकार जिस एजेंसी के पास होता है, हम उसे जांच एजेंसियों के रूप में संबोधित करते हैं। तो अब इसको नोट कर लीजिए, लिखिएगा खुफिया एजेंसी एवं जांच एजेंसी में अंतर। इसमें लिखिएगा किसी भी देश में खुफिया और जांच एजेंसियां दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी राष्ट्र स्वयं को सभी राष्ट्र स्वयं को आंतरिक और बाह्य खतरों से, आंतरिक और बाह्य खतरों से बचाने के लिए खुफिया एवं जांच एजेंसियां विकसित करते हैं। खुफिया और जांच एजेंसियां विकसित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खुफिया एजेंसियां खुफिया एजेंसियां खुफिया जानकारी खुफिया जानकारी अथवा सूचनाएं एकत्र करती हैं। खुफिया जानकारी अथवा सूचनाएं एकत्र करती हैं, जबकि जांच एजेंसियां प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई भी करती हैं। प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई भी करती हैं, कार्रवाई भी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खुफिया एजेंसी के पास
खुफिया एजेंसी के पास गिरफ्तार करने तथा पूछताछ करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। गिरफ्तार करने तथा पूछताछ करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, जबकि जांच एजेंसी के पास पूछताछ करने एवं गिरफ्तार करने जैसी शक्तियां उपलब्ध होती हैं। पूछताछ करने एवं गिरफ्तार करने जैसी शक्तियां उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि वास्तव में उदाहरण रूप आप समझ सकते हैं। भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ रॉ आईबी, जिसको आप कहते हैं आईबी, रॉ आदि प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं, जबकि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, एनआईए आदि जांच एजेंसियों के रूप में कार्यरत हैं। तो खुफिया एजेंसी के रूप में हम आईबी का नाम ले सकते हैं, इसी प्रकार रॉ का नाम आप ले सकते हैं। जांच एजेंसी के रूप में आपके पास सीबीआई है, या फिर आप एनआईए की बात कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की एजेंसी जांच एजेंसियों के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। तो खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी, ये दोनों अलग अलग श्रेणी की एजेंसियां होती है। अगर आप अमेरिका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, रूस की बात करें, सभी देशों में खुफिया और जांच एजेंसियां स्थापित हैं। जैसे आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर सीआईए कार्यशील है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर आईएसआई, वो खुफिया एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करता है। अगर आप रूस की बात करें तो वहां पर केजीबी की भूमिका खुफिया एजेंसी की भूमिका होती है। और जैसा कि आपने देखा, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आईबी, रॉ जैसी एजेंसी जो है, ये खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली एजेंसियां हैं। नोट कर लीजिए। विश्व स्तर पर अमेरिका की सीआईए, रूस की केजीबी, पाकिस्तान की आईएसआई और भारत की आईबी, रॉ, एनआईए आदि सुरक्षा से संबंधित खुफिया एजेंसियां स्थापित हैं। चाहे तो एक लिस्ट बनाई जा सकती है, एक लिस्ट का आप निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हम खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों को दर्शा सकते हैं। तो एक लिस्ट बल्कि तैयार कर लीजिए, लिखिएगा भारत की खुफिया एवं जांच एजेंसी, और इसके स्थापना वर्ष भी आप नोट कर सकते हैं। इस तरह का लिस्ट जो है फैक्चुअल जानकारी के लिए आवश्यक होती है। तो नंबर 1 पे लिखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, शॉर्ट में हम इसको आईबी कहते हैं, आईबी। और आईबी की जो स्थापना की गई थी 1887 में की गई थी। तो आईबी डैश कर लिखिएगा 1887। कब का संगठन है, कब स्थापित किया गया संगठन है? 1887, यानी ब्रिटिश पीरियड के दौरान, जब भारत में ब्रिटिश काल का संचालन हो रहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया संगठन के रूप में, खुफिया एजेंसी के रूप में पहली बार स्थापित किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट लिखिएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1963। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, 1963। इसी प्रकार लिखिएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी,
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 1968 सॉरी ये 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, शोध एवं विश्लेषण विंग, शोध एवं विश्लेषण विंग, जिसको कि आप रॉ कहते हैं, RAW, रॉ, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में इसका गठन किया गया था, NCB का। इस पर रक्षा क्षेत्र में रक्षा खुफिया ब्यूरो, रक्षा खुफिया ब्यूरो या रक्षा खुफिया एजेंसी DIA 2002 में इसका गठन किया गया। इसी प्रकार राजस्व खुफिया निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान एवं जांच ब्यूरो BPR&D 1970 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन 2004 में इसका गठन किया गया। तो ये खुफिया एजेंसी है, जांच एजेंसी, और इन्हीं के साथ जुड़ी हुई जो एजेंसी काम करती है उसे हम प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में जानते हैं। भारत में जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, हमें उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बार बार चर्चा हो रही है, ईडी को लेकर जो है पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन का संबंध ही इन्फोर्समेंट से होता है, और कोई भी सभ्य समाज कानून का प्रवर्तन अगर उसी अनुरूप नहीं हो रहा हो जिस रूप में कानून का निर्माण किया गया है, जिन उद्देश्यों के सापेक्ष कानून का निर्धारण किया गया है, यदि उसी संदर्भ में कानून का परिपालन समाज के स्तर पर नहीं हो रहा हो, उसमें विसंगतियां उत्पन्न हो रही हो, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो भारत में समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जो कानून और व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं होने पाए, कानून का संचालन उसी संदर्भ में हो जिस संदर्भ में उसका निर्धारण किया गया है। यानी कानून का अनुपालन करने के लिए जिन एजेंसियों को दायित्व सौंपा गया है, उनमें एजेंसियों को हम प्रवर्तन के रूप में जानते हैं, प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में संबोधित करते हैं। तो आज की डेट में जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनका भी बड़ा रोल उभर कर सामने आया है। तो हम लोग अध्ययन करेंगे प्रवर्तन एजेंसियों के बारे में। एनफोर्समेंट एजेंसी, और एनफोर्समेंट एजेंसी किस प्रकार की एजेंसी को कहते हैं, तो नोट कर लीजिए। संतुलित और न्यायपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए, संतुलित और न्यायपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन एक आवश्यक शर्त है। इस उद्देश्य की पूर्ति कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा की जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसियां निम्नलिखित हैं।
प्रवर्तन निदेशालय, इसको आप शॉर्ट में ईडी कहा करते हैं, एनफोर्समेंट नंबर 1 प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट ईडी, शॉर्ट में ईडी। नेक्स्ट राजस्व खुफिया निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, DRI के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। नेक्स्ट वित्तीय खुफिया इकाई FIU। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि भारत में प्रवर्तन से संबंधित एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करती हैं। ये भारत की प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कानून प्रवर्तन, कानून प्रवर्तन एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण के उच्च मानदंडों को प्राप्त करने के लिए देश की अन्य खुफिया एजेंसियों, देश की अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। ये जितनी भी प्रवर्तन एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, वे वास्तव में इन्फोर्समेंट जैसे कार्य को संपन्न करने के लिए अकेले तौर पर कार्य नहीं करती, बल्कि जो अन्य खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर ये अपने कार्यों को, अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदेह होती है। तो ये एकला चलो के सिद्धांत पर काम करने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि प्रवर्तन तो करना है, कानून का प्रवर्तन करना है, लेकिन कानून का प्रवर्तन करने के लिए अन्य खुफिया एजेंसियों की सहायता इनके लिए आवश्यक होती है। तो जब भी आप देखते हैं कि ईडी कार्रवाई होती है, ईडी कार्रवाई के साथ साथ जो है CBI जैसे संगठन भी उस साथ खड़ा होता है। तो मिलकर कार्य करना, प्रवर्तन निदेशालय जितने जो भी प्रवर्तन की एजेंसियां, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय हो, चाहे कोई भी अन्य एजेंसियां हो, वे अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ही कार्यशील होती है, अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाती हैं। तो इसमें लिखेगा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां सुरक्षा और संरक्षण के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश की अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। इनसे संबंधित प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं, प्रमुख एजेंसियां हैं, नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, CBI, आयकर निदेशालय, NIA आदि। अब हम खुफिया एजेंसियों के क्या कार्य हैं, कार्यों को समझने का प्रयास करें। तो खुफिया एजेंसी से संबंधित जो कार्य हैं, यदि इन्हें थोड़े में व्यक्त किया जाए तो कहा जा सकता है कि खुफिया एजेंसियों का जो मुख्य कार्य है वह है देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए खुफिया जानकारियों को एकत्रित करना और उन्हें सरकार तक पहुंचाना। ये मुख्य कार्य होते हैं खुफिया एजेंसियों का। तो नोट करते चलिएगा, लिखिएगा, भारत की खुफिया एजेंसियों का प्रमुख कार्य, भारत की खुफिया एजेंसियों का प्रमुख कार्य देश को आंतरिक एवं बाह्य खतरों से, देश को आंतरिक एवं बाह्य खतरों से रक्षा करने हेतु जानकारी इकट्ठा करना है, जानकारी इकट्ठा करना है। पॉइंट, ये एजेंसियां देश पर किसी भी तरह के खतरे, देश पर किसी भी तरह के खतरे जैसे आतंकवादी हमले आदि को रोकने के लिए जिम्मेदार होती हैं, आदि को रोकने के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन एजेंसियों के द्वारा, इन एजेंसियों के द्वारा आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद,
सांप्रदायिक दंगे, जातीय संघर्ष आदि विरोधी कार्यों का संचालन करना होता है। संचालन करना होता है। तो आज हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं और प्रवर्तन से संबंधित एजेंसियां हैं, वे क्या हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। विशेषकर सुरक्षा के संदर्भ में इन जांच एजेंसियों की जो मुख्य भूमिका है, उससे हम लोगों ने परिचय को प्राप्त किया है। अब इसी संदर्भ में हम लोग एक एक कर ये समझने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, जो मुख्य खुफिया और जांच एजेंसियां भारत की हैं, एक एक कर हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज बस इतना ही, और शेष बातें जो है हम नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक कर खुफिया एजेंसियों को समझने का हमारा प्रयास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।